अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे देश में जो यहाँ पर पार्लियामेंट है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, जो दो हाउसेज यहाँ पर होते हैं ना, जैसे मैं हमेशा यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पर आपको बताता हूं, तो ये एक्चुअली क्या है, ये पार्लियामेंट के दो हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखोगे तो वो क्या करते हैं कि जो भी रोल एंड पावर्स होते हैं पार्लियामेंट के, उनको दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको चैम्बर्स भी कह सकते हैं या हाउस भी कह सकते हैं, दोनों चीजें कह सकते हैं, हाउसेस बोल लो या आप चैम्बर्स बोल लो, ठीक है। जैसे हमारे पार्लियामेंट के दो चैम्बर्स हैं, है ना, उसी तरीके से हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वन हाउस इज यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो इलेक्शंस वगैरह यहां पर होते हैं, उनको अगर हम देखें तो एक इलेक्शन जो होता है वो किसका होता है, वो लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है। लोकसभा का इलेक्शन मतलब यहां पर क्या होगा कि जनता जो है वो यहां पर वोट डालती है ना। तो अब लोकसभा से लोग कहां पर जाएंगे, वो लोकसभा में जाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलेंगे, है ना। अब इनका इलेक्शन, जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, इनका इलेक्शन कैसा होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए, डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब ये हुआ कि जनता खुद जाकर वोट डाल रही है ना। जैसे हमारे देश में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो वहां पर सांसद बनते हैं लोग, है ना। तो सांसद बनने के लिए क्या होता है कि वोटिंग होती है ना। जैसे 2014 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, 2024 में होगा, है ना। इस तरीके से यहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे। तो लोग यहां पर क्या करेंगे कि डायरेक्टली जाकर वोट डालेंगे और जो इलेक्शन जीतेगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि एक हाउस जो होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड लोगों का होता है बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, ठीक है। तो जो लोग, मैंने आपको क्या बताया कि भारत एक डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहां पर जनता के पास जो है वो अधिकार है। तो जनता जिनको इलेक्ट करेगी, एक्चुअल में आप ये कह सकते हैं कि जो रियल पावर यहां पर होती है वो उनके द्वारा यहां पर जो है वो एक्सरसाइज की जाती है ना। मतलब जनता के जो इलेक्टेड यहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके पास आपको ज्यादा पावर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जनता ने वोट डालकर उनको यहां पर इलेक्ट किया, और यही जो है वो डेमोक्रेसी की जो है वो सबसे बड़ी पहचान आपको देखने को मिलती है। सेकेंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड इन्फॉर्म सम स्पेसिफिक स्पेशल फंक्शन, है। अब यहां पर क्या होगा कि जैसे अगर आप देखोगे तो ये इनडायरेक्टली होते हैं। अब इस बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया राज्यसभा का, ठीक है, ये हो गया आपका राज्यसभा। हर स्टेट में क्या होता है कि लोकसभा की सीट्स और राज्यसभा की सीट जो है वो यहां पर फिक्स होती हैं, है ना, कि इतने लोकसभा में लोग इलेक्ट होके जाएंगे और इतने राज्यसभा में जाएंगे, ठीक है। लोकसभा के लोग कैसे जाएंगे, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, है ना। अब राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में जो है ना इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां पर होता है। अब इस इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यहां पर क्या हुआ भाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि जनता जो है वो वोट नहीं डालेगी। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा कि सर जनता क्यों वोट नहीं डालेगी, जनता को डालना चाहिए वोट, है ना। तो फिर तो क्या होगा कि फिर तो इलेक्शन ही करते रहेंगे हम, है ना। पंचायत के इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, स्टेट के इलेक्शन, है ना, फिर उसके बाद जो है वो लोकसभा के इलेक्शन। तो यहां पर क्या होता है कि हमने ये सोचा कि यार मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो हमारे लिए सही रहेगा। तो अब हम ये समझते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि स्टेट में जो है वो यहां पर वोट डाले थे, है ना, उससे कौन लोग सिलेक्ट हुए थे, उससे एमएलए जो है वो यहां पर सिलेक्ट हुए थे, है ना, जो अलग अलग तरीके के एमएलए हैं, विधायक हैं, वो सिलेक्ट हुए। अब क्या करेंगे कि अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टेट है, जैसे वहां से 11 राज्यसभा की सीट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एमएलए जो हैं वो आपके द्वारा इलेक्ट किए गए, आपने वोट डालकर इनको इलेक्ट किया है। तो ये एमएलए क्या करेंगे कि जो राज्यसभा में मेंबर यहां पर जाएंगे ना, जो राज्यसभा में जीतकर जाने वाले हैं उस स्टेट से, उसके लिए वोटिंग करेंगे, है ना, कि ये मेंबर जो है वो राज्यसभा में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो एमएलए जो है वो यहां पर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और जो जीतेगा वो यहां पर कहां जाएगा, वो राज्यसभा जाएगा। इसमें जनता का डायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि हम इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो यहां पर कहते हैं, और इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में भी हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल फंक्शंस यहां पर ये परफॉर्म करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड और फेडरल यूनिट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग देखो ये चाहते हैं कि अब लोकसभा में जो सीट्स हैं वो आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो वो कितनी है, वो 543 है ना। अब क्या होता है कि 543 से भी लोगों को ये लगता है कि यार मतलब इसमें बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो यहां पर नहीं हो पाया, है ना, ऐसा लोग मानते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि एक सेकंड हाउस बना दिया। सेकंड हाउस में क्या है कि अलग अलग स्टेट के लोग, है ना, वेरियस स्टेट, रीजन, फेडरल जो यूनिट्स हैं, फेडरल यूनिट्स मतलब जहां पर उनका खुद का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, जैसे यूनियन टेरिटरी वगैरह यहां पर हो गए, स्टेट वगैरह भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो वहां से क्या होता है कि कुछ और लोग हैं, ठीक है, जिनको हम यहां पर क्या करेंगे, जो लोकसभा में नहीं गए उनको हम राज्यसभा में यहां पर भेज देते हैं, और राज्यसभा में भेजेंगे तो क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग में जो है वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था
कि लोकसभा में कोई बिल आया, लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद वो राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर क्या होता है कि वो बिल जो है वो यहाँ पर कानून बनता है। तो क्या होगा कि राज्यसभा में लोग क्या करेंगे, उस बिल के ऊपर जब डिस्कशन यहाँ पर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरा हाउस यहाँ पर होता है ना, तो वो क्या होगा कि उसमें सोसाइटी के कुछ और लोग यहां पर होंगे, ठीक है, जो यहां पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग में जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, डेमोक्रेसी की स्पिरिट यही है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की जब भी हम यहां पर बात करेंगे, यहां पर क्या होगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन जितना ज्यादा होगा डिसीजन मेकिंग में, उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये एक पर्पस होता है जिसलिए हमने ये सेकेंड हाउस जो है वो यहां पर बनाया है, ठीक है। अब अगर बात करेंगे हमारे देश में पार्लियामेंट में दो हाउसेस हैं, द हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा, द टू हाउसेस आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोगों ने इलेक्शन लेके जो है इनको यहां पर इलेक्ट किया, तो उसको हम लोकसभा बोलते हैं, और काउंसिल ऑफ स्टेट जो है इसको हम यहां पर राज्यसभा जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्दो शी है ना, दोनों चीजें हो सकती है, शी भी लिखा हुआ है, जैसे आपकी बुक में शी है, आप इसको ही भी कर सकते हैं, शी भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पर अगर आप इस तरीके से यहां पर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, जैसे ही और ये शी, ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो क्या होगा कि जेंडर न्यूट्रल यहां पर आप बन जाओगे, ठीक है, कि दोनों लोग बन सकते हैं। तो ऑल्दो ही शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। अब इस बात को समझिए, भारत का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट यहां पर है, लोकसभा राज्यसभा, उस तरीके से यहां पर डिसीजन जो है वो लिए जाते हैं। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर हम देखेंगे तो भारत की जो पार्लियामेंट है ना, जैसे बाकी कंट्रीज में अगर आप देखोगे ना तो वहां पर क्या है कि एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, ठीक है। जैसे लोकसभा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा भी ये चीज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपर हाउस, ठीक है, यूएच मतलब अपर हाउस और लोकसभा मतलब लोअर हाउस। तो पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट में जो है एक लोअर हाउस होगा, ठीक है, लोअर हाउस, और दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो अपर हाउस, ठीक है। ज्यादातर कंट्रीज में यहां पर यही चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन भारत में जो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसमें सबसे अच्छी बात यहां पर ये है कि इसमें जो है ना ये आपको प्रेसिडेंट भी देखने को मिलेंगे, है ना। जबकि प्रेसिडेंट अगर आप देखोगे तो ना तो वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना तो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, है ना तो लोअर हाउस के मेंबर होते हैं, ना तो अपर हाउस के मेंबर होते हैं। लेकिन फिर भी भारत का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें यहां पर प्रेसिडेंट भी जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और यही होता है कि ये भारत का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, उसको सबसे यूनिक यहां पर बनाता है। बाकी देशों में इस तरीके की प्रोविजन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका कारण क्या है, लोकसभा में डिस्कशन, फिर राज्यसभा में डिस्कशन, फिर प्रेसिडेंट जो है वो अपना एसेंट देंगे। एसेंट मतलब क्या होता है कि अपनी मंजूरी यहां पर दे रहे हैं कि भाई इस बिल को जो है वो कानून यहां पर बना लिया जाए, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑल्दो ही शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ठीक है। That is why all laws made in the houses come into force only after they receive the assent of the president. जब प्रेसिडेंट यहां पर अपनी मंजूरी देते हैं तभी यहां पर क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर बिल है वो यहां पर कानून बनता है, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जो है वो हम अपने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट का पार्ट यहां पर मानते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर हम एक थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर देखें लोकसभा और राज्यसभा का, है ना, जैसे अगर आप देखोगे तो टोटल मेंबर्स कितने हैं, देखो दो चीजें होती है, एक यहां पर क्या होता है कि मैक्सिमम, ठीक है, जो मैक्सिमम मेंबर है वो यहां पर कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम के बारे में अगर हम बात करेंगे ना तो 530, ठीक है, प्लस 20 और प्लस 2, ठीक है। अब इस चीज को समझना, मैक्सिमम लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, 552, है ना। अब ये 552 का मतलब यहां पर क्या हुआ, देखिए 530 जो लोग होंगे वो कहां से आएंगे, वो स्टेट से आएंगे, है ना। और 20 लोग जो यहां पर आएंगे वो कहां से आएंगे, वो यूनियन टेरिटरीज से आएंगे। और जो 2 लोग यहां पर होंगे ये कौन होंगे, ये एंग्लो इंडियन होंगे। एंग्लो इंडियन का मतलब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स ने हमको यहां पर गुलाम बनाया था, है ना, फिर यहां पर उन्होंने शादी वगैरह भी करी, तो कई फैमिलीज जो हैं वो यहां पर हैं। तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम एंग्लो इंडियन जो है वो यहां पर कहते हैं। उल्टा भी हो सकता है ना कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ यहां पर शादी करी और उनकी जो फैमिलीज यहां पर है उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है। तो अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, 552, है ना, लेकिन अभी कितना है, अभी है 543। अब एक बात ये समझना है कि एंग्लो इंडियन जो यहां पर लोग हैं इनको हमने यहां पर 2 सीट्स क्यों अलग से प्रोवाइड करी, है ना। तो इसको इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि जो इनका पार्टिसिपेशन है वो यहां पर इंश्योर कर सकें। लेकिन अभी यहां पर क्या कर दिया कि जो 2 ये सीट यहां पर थी ना,
जैसे लोकसभा में 2 सीट यहां पर एंग्लो इंडियंस के लिए, अब इसको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर यह बोला जाता है कि भाई इनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में वो पर्याप्त है, तो हमें यहां पर इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 552 है ना, लेकिन अभी कितने टाइम पर, अभी जो लोकसभा में मेंबरशिप है वो कितनी है? वो 543 है। ये नंबर आपको समझना है। इसी तरीके से राज्यसभा में अगर हम देखेंगे तो 238 जो लोग हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से आएंगे, और 12 लोग जो हैं वो यहां पर क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड मतलब कोई ये स्पेशल फील्ड है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, फिल्म हो गया, है ना, उसके बाद एजुकेशन हो गए, है ना, अलग अलग तरीके के जो एक्टिविस्ट वगैरह होते हैं अलग अलग फील्ड में। तो 238 + 12 मतलब 250 मैक्सिमम यहां पर हो सकती है। अभी के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो कितनी है? 233 + 12 मतलब कि यहां पर आपको ये 245 लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्सिमम भी बता दिया कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, और अभी जो ये नंबर यहां पर लिखे हुए हैं ये अभी की स्ट्रेंथ आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, हो सकता है कि भविष्य में हमको थोड़ा सीट्स वगैरह बढ़ानी पड़े, तो हमने इसलिए नंबर थोड़े ज्यादा रखे थे, लेकिन अभी के टाइम पीरियड पर इतनी सीट्स आपको देखने को मिलेगी। अभी लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? ये लोग यहां पर इलेक्ट करते हैं। और राज्यसभा के जो लोग होते हैं इनडायरेक्टली बाय द एमएलएस, जो मैंने आपको यहां पर बताया है। फिर उसके बाद टर्म, उनका मतलब जो टेन्योर यहां पर होता है। ठीक है, अगर हम इसको यहां पर बोलेंगे कि जो टेन्योर इनका है वो कितने साल का है, तो यहां पर लोकसभा का 5 साल, क्योंकि 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और यहां पर कितना है? यहां पर 6 ईयर्स है ना, मतलब एक मेंबर जो जाएगा राज्यसभा में वो 6 साल तक यहां पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इज इट परमानेंट, है ना, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब उसका जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा। 5 साल में इलेक्शन होंगे, नए मेंबर्स आएंगे, सो इट इज डिसॉल्व्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, लेकिन राज्यसभा जो है वो परमानेंट है, मतलब राज्यसभा जो है वो यहां पर कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, है ना। तो अब एक बात अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी यहां पर ये 6 ईयर्स है ना, 6 साल तक यहां पर होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि 1/3 मेंबर, ठीक है, ये बात नोट कर लेना, ये आपकी बुक में नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में, 2 ईयर्स में जो है वो आपको रिटायर होते हुए दिखाई देंगे। मतलब क्या होगा कि जो भी यहां पर टोटल ये 245 लोग आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इसके 1/3 मेंबर जो हैं वो यहां पर क्या होगा कि हर 2 साल में रिटायर होंगे, उनकी जगह पर नए आ जाएंगे। फिर अगले 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, फिर उनकी जगह पर नए आ जाएंगे। तो क्या होगा कि इस हाउस में ना ऐसा नहीं होगा कोई कि मतलब एक साथ जो है वो सारे के सारे चले गए। हमने प्रोविजन ही इस तरीके से बनाया हुआ है कि 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होंगे, तो ये हाउस जो है वो लगातार यहां पर चलता रहेगा। तो अगर आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सा हाउस है जो परमानेंट है, तो वो कौन सा है? वो राज्यसभा का है। क्यों? क्योंकि इसका टेन्योर जो है, जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर खत्म होगा, लेकिन किसी भी टाइम पर अगर आप देखोगे तो यहां पर कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से हम राज्यसभा को क्या बोलते हैं? राज्यसभा को परमानेंट हाउस जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।